चर्चा हुई थी, जिसमें कुछ नियम आपको सब बताए गए थे, कौन कौन से साइकोलॉजिकल नियम्स हैं जिसका शिक्षण के समय ध्यान रखा जाता है। तो इसमें आप लोगों को प्रेरणा, अभ्यास, तत्परता यानी कुछ थॉर्नडाइक सीखने के नियम थे वो भी बताया गया था। परिवर्तन, विश्राम, मनोरंजन का सिद्धांत था जिसमें फीडबैक के बारे में बताया गया था। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के बारे में भी का सिद्धांत बताया गया था। स्वधिगम का सिद्धांत, ये सारी चीजें, इन चीजों पर पिछली क्लासेस में चर्चा हुई थी। आज हम लोग जो हो जाएगा थ्योरीज ऑफ टीचिंग पर चलेंगे। तो अ, आप लोग अधिगम के सिद्धांत को, अभी आपको अधिगम सिद्धांत पढ़ाया गया कि नहीं? पढ़ाया गया। अच्छा, अभी नहीं पढ़ाया गया है तो अब पढ़ाया जाएगा। हो सकता है जहरा मैम आप लोग को पढ़ाएं, जहरा या सुरन जी में से कोई पढ़ाएगा, जो भी जिसको अलॉट हुआ होगा। तो अधिगम के सिद्धांत जो खोजे गए, वास्तव में वो सारे प्रयोग अगर देखे जाएं, यानी अधिगम या हम कह लें सीखने के सिद्धांत, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सीखने के सिद्धांत जितने भी निकल कर के आए, चाहे वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो, चाहे वो बीएफ स्किनर का सिद्धांत हो, या फिर पैवलॉव का सिद्धांत हो, तो वहां पर सीखने के बारे में जो नियम का प्रतिपादन हुआ, जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए, वो सब अगर देखा जाए एक तरह से, तो सारे एक्सपेरिमेंट पशुओं पर ही किए गए थे। चाहे आप थॉर्नडाइक को ले लें, उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। पैवलॉव को ले लें, कुत्ते पर किया। स्किनर को ले लें, उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। तो इसी प्रकार जो हो जाएगा, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो चूहे पर किए। तो सब ने कुल मिलाकर के सीखने के जितने भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो ज्यादातर जो हो जाएगा आप पाएंगे कि वो सब पशुओं पर ही किए गए। लेकिन चलिए, अगर मान लीजिए सीखने के सिद्धांत निकल भी ये जाते हैं, एक्सपेरिमेंट पशुओं पर ही। हाँ, पर ही ज्यादातर किए गए, ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे थे। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज ये था कि जब शिक्षण के सिद्धांत, देखिए सीखने के नियमों, अब सबसे बड़ी चर्चा मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आखिर शिक्षण के सिद्धांतों को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। क्या सीखने के सिद्धांत से काम नहीं चल सकता था? तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी कि देखिए, सीखने का जो सिद्धांत है, वास्तव में कोई भी सिद्धांत अपने आप में कंप्लीट नहीं है। और दूसरी चीज ये हो जाएगा कि ये पशुओं पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए ज्यादातर, और मानव और पशु में अंतर है। मानव, अगर देखा जाए तो जैसे हम आप सब जानते हैं कि होमो सैपियंस सैपियंस, ज्ञानी मानव की संज्ञा इसको दी गई है। तो इंटेलिजेंस के मामले में, बुद्धि के मामले में, जितना इसके पास बुद्धि, शायद इतना जो हो जाएगा मानसिक क्षमता अन्य जीवों के पास नहीं है। तो पूरी तरह से एक तो उसके सिद्धांतों को, सीखने के सिद्धांतों को लागू करना शिक्षण में उचित नहीं प्रतीत होता। और दूसरी चीज ये है कि इसमें किसी भी सिद्धांत से एक मत पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इसी के लिए जो हो जाएगा टीचिंग के लिए, इसीलिए जो हो जाएगा शिक्षण के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। और शिक्षण के सिद्धांतों की आवश्यकता के क्या कारण है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हाँ, शिवांगी क्या कर रही हो, बताओ, कुछ कह रही थी? तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर ये बताएंगे कि शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता हमको क्यों हुई। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, जो मानव के अंदर बहुत सारे चर कार्य करते हैं, अगर सीखने में देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में बहुत सारे चर क्रियाशील होते हैं। तो आखिर ये इन चरों में क्या संबंध होता है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह जानना आवश्यक है। इसलिए सिद्धांत की आवश्यकता हुई है। और दूसरी चीज क्या है कि शिक्षण में अनेक प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, और इन विधियों का मूल्यांकन भी जरूरी होता है। तो प्रश्न यह है कि किन चीजों के लिए, विषय के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि किन विषयों के लिए कौन सी शिक्षण विधियां उपयुक्त हैं, इसको भी जानना जरूरी है। इसलिए भी इन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। इससे नवीन विधियों का विकास भी किया जा सकता है। और दूसरा यह है कि शिक्षण और सीखने में संबंध की व्याख्या भी करता है। कुछ बच्चों के माध्यम से हम शिक्षण के बारे में कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कुछ गेस कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो हो जाएगा टीचिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से जो हो जाएगा शिक्षण को नियंत्रित करके ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षण का उद्देश्य है उसको अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ टीचिंग थियरीज दी गई हैं, हम एक स्लाइड शेयर करेंगे आप लोगों के लिए, आप लोग आसानी से इसको जान लेंगे।
कुछ टीचिंग थियरीज की यहाँ पर 3 थियरीज की चर्चा की गई है। सबसे एक फॉर्मल थियरी ऑफ टीचिंग, जिसको हम कहते हैं ना औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, हिंदी में बच्चे लिख लेंगे औपचारिक शिक्षण सिद्धांत। फिर दूसरी चीज है डिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ टीचिंग, जिसको हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ टीचिंग को वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत कहेंगे। और नॉर्मेटिव थियरी ऑफ टीचिंग यानी प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत। ये 3 प्रकार के टीचिंग हैं, कुल मिलाकर के 3 टीचिंग थियरीज दी गई हैं। अब इनके भी अपने अपने अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप फॉर्मल थियरी ऑफ टीचिंग में देख रहे होंगे कि इसमें जो हो जाएगा 4 सिद्धांत दिए गए फॉर्मल थियरी ऑफ टीचिंग में। यहाँ 1 3 5 7 लिखा, इसको 1 2 3 4 आप कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है म्यूटिक थियरी ऑफ टीचिंग। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। पहला हिंदी में लिख सकते हैं विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत, म्यूटिक थियरी ऑफ टीचिंग या विचारोत्पादक शिक्षण सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में आप जैसा देख रहे हैं ना कि विचार शब्द पर अगर गौर करिए तो विचारोत्पादक शिक्षण का सिद्धांत, यानी लोगों में विचार पैदा करके तब शिक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ पर। तो इसके प्रतिपादक जो थे वो सुकरात थे। सुकरात के बारे में हम अभी उस दिन चर्चा कर रहे थे, आप लोगों को पढ़ाते, चाहे आपको पढ़ा रहे हो या हो सकता है सेकेंड ईयर वालों को पढ़ा रहे हो। तो मैंने चर्चा किया था कि जो सुकरात का जो पढ़ाने का तरीका था वो बीच चौराहे पर खड़े हो जाया करते थे और लोगों से क्या करते थे, प्रश्न करने लगते थे। करते थे कि नहीं करते थे? सुकरात को जिन लोगों ने पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा या कहीं, तो Yes, सुकराती विधि क्या थी? वो प्रश्न करते थे ना, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। हाँ, फिर उसकी व्याख्या भी किया करते थे। तो यहां पर क्या है कि जो म्यूटिक थियरी है, ये पहली चीज तो यह मान करके चलता है कि बच्चे के को कुछ देने की जरूरत नहीं है। वो मानता है कि सारा जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बच्चे के भीतर ही पाया जाता है। तो जब बच्चे के भीतर पाया जा रहा है तो बस उसके लिए हमको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। शिक्षक का काम क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं ना एजुकेशन शब्द ई और ड्यूको से बन का अर्थ है अंदर से, ड्यूको माने बाहर या प्रकट करना। तो यह भी ये मान करके म्यूटिक थ्योरी ये मान के चलता है कि सारा ज्ञान अंदर है, शिक्षक केवल इसको बाहर ले आता है। यही काम टीचर का है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि की आवश्यकता होती है। शिक्षक को प्रश्न पूछने की विधि को अपनानी चाहिए, जिससे बालक प्रश्नों द्वारा जो बालक के अंदर में है वो चीज बाहर आएगी। जब आप प्रश्न करेंगे तो जो भी अंदर उसके है वो बाहर आएगा। आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो जो हो जाएगा उसको अपने आप जो हो जाएगा सही ढंग से प्रकट कर सके जो कुछ उसके अंदर ज्ञान है। तो ये म्यूटिक थियरी मान के चलती है। बहुत पुरानी थियरी है, सबसे प्रारंभिक थियरी अगर कहा जाए शिक्षण की। अब यहाँ पर क्या है कि इस अगर म्यूटिक थियरी की गड़बड़ी ये है कि अब यहाँ मान लिया गया कि बच्चा जो है सब कुछ अंदर है, हम केवल प्रश्न द्वारा प्रकट करते हैं। तो जब सब कुछ उसके पास है तो देखिए क्षमता है अलग बात हो गई। हम ये कहते हैं कि आदमी के अंदर जो क्षमता है वही उतना अचीव कर पाएगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई जरूरी नहीं कि क्षमता है तो ज्ञान भी है। उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक दाल मिल की जो है प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता जो है, ये हम कह लें कि एक पावर हाउस की बिजली उत्पादन की क्षमता जो है वो XYZ कुछ भी मान लीजिए। ये मान लीजिए जैसे हम बिजली के उसको किस में मापते हैं, 100 मेगावाट मान लीजिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। 100 मेगावाट या गीगावाट मान लीजिए उसकी क्षमता है पावर हाउस की। अब प्रश्न है कि 100 उसकी क्षमता है, लेकिन अगर उसमें कोयला 100 के लिए 100 टन चाहिए और हम उसमें 10 टन ही डाल रहे हैं तो क्या उतना बिजली उत्पादन होगा? नहीं संभव है। कहने का मतलब कि और हर पावर हाउस अपने पूरी क्षमता के साथ चलते भी नहीं है। 100 क्षमता है तो कोई 40% की क्षमता के साथ चल रहा है, कोई 60%, कोई 70%, कोई 80%। क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं की बात की हुई थी। तो यहां पर हमने कहा कि ये मानते हैं कि अंदर बच्चे के ज्ञान भरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर में ही सब कुछ है। ठीक है ना? सबसे बड़ी चीज है कि उसकी क्षमता तो हो सकती है, लेकिन ज्ञान कहीं ना कहीं वो उसके लिए जो एटमॉस्फेयर होगा वो टीचर ही क्रिएट करेगा। तो अब
बहुत हद तक ये नहीं मान्य है। अब जो नेक्स्ट हमने आप लोगों से कहा था कम्युनिकेशन थियरी ऑफ टीचिंग था, सेकंड क्या था, कम्युनिकेशन थियरी ऑफ टीचिंग था, यानी संप्रेषण शिक्षण का सिद्धांत। तो संप्रेषण शिक्षण का सिद्धांत जो था, इसका प्रतिपादन हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है, आप लोग पढ़ेंगे आगे पाठ्य योजना बनाते समय जो हो जाएगा, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनका क्या मानना था, जो कम्युनिकेशन थियरी थी वो ये कहती है कि देखिए बच्चा जो है कोरी स्लेट है, उसके ऊपर जो चाहे हम कम्युनिकेशन के द्वारा अंकित कर सकते हैं, सूचना देकर के कुछ भी उसकी कोरी पटिया पर कुछ भी लिख सकते हैं संप्रेषण के माध्यम से। लेकिन यह भी सिद्धांत उतना सही नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर बच्चे में क्षमता नहीं, तब आप कहां से उस कोरी पटिया पे जो चाहोगे लिख दोगे। और ये मानता है कि टीचर के पास ही सारा नॉलेज है, वह इस ज्ञान को बालक को सिखाता है, और इस काम के लिए वो 3 चीजों का इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी चीज है एक्सप्लेन करना, कम्युनिकेशन के माध्यम से व्याख्या करके। वो जो कम्युनिकेट करता है या जो सूचना प्रदान करता है, संप्रेषण करता है, वो 3 माध्यम से करता है। एक तो एक्सप्लेन करके, और दूसरी चीज डिमॉन्स्ट्रेट करके, और तीसरी चीज कुछ एक्टिविटी के द्वारा। तो यहां पर जो वो एक्सप्लेन करता है वो भी 2 तरीके से करता है। एक तो वर्बल तरीके से करता है, एक नॉन वर्बल, जिसको हम बॉडी जेस्चर कहते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या करता है कि कोई चीज दिखाता है, वो कोई चीज प्रदर्शित करता है। और जो तीसरी चीज है वो यह है कि कुछ एक्टिविटी करना, जैसे साइकोमोटर ऑर्गन्स के माध्यम से कुछ एक्टिविटी करके भी वो सूचना प्रदान करता है, कम्युनिकेट करता है बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि जो ये सिद्धांत है संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत, वो कहता है कि बालक कोरी प्लेट है, और टीचर जो हो जाएगा कम्युनिकेशन के माध्यम से शिक्षण का कार्य करता है या उसको ज्ञान प्रदान करता है। यह भी सिद्धांत पूरी तरह से मान्य नहीं है। अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। शुभम मिश्र थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, वो थी मोल्डिंग थियरी। मोल्डिंग थियरी क्या कहती है, जिसको हम कहते हैं कि सांचाकरण सिद्धांत भी कहते हैं। मोल्ड माने होता है ढालना, या सांचे में किसी ढालना। तो द मोल्डिंग थियरी जो है, यहां पर मोल्डिंग थियरी, जॉन डीवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉन डीवी प्रयोजनवादी विचारधारा के थे, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जॉन डीवी ये कहते हैं कि शिक्षा समय के साथ बदलती रहती, जैसे आवश्यकताएं हमारी बदलती हैं वैसे हमारे प्रयोजन बदलते रहते हैं, वैसे शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। और ये सब काम हम करते किस लिए हैं, समाज के लिए करते हैं। यानी शिक्षा का उद्देश्य जो हो जाएगा, व्यक्ति में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। तो जॉन डीवी ये मानते हैं कि विद्यार्थी को शिक्षण के द्वारा हमको किसी सांचे में ढालना है। और बच्चा किस सांचे में ढलेगा, आप लोग जानते हैं कि जैसा उसके परिवार का वातावरण होगा, जैसा उसके परिवार या उसके एनवायरनमेंट का फ्रेम जैसे होगा, वैसे ही बच्चा ढलेगा। तो यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है, टीचर क्या करता है, बालक को सामाजिक वातावरण में ढालता है और उसको शिक्षा देता है। इसके लिए क्या करता है कि वो विभिन्न प्रकार के स्टिमुलेंट्स का प्रयोग करता है। फॉर्मल थियरी के बाद अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे। हमारी आवाज जा रही है, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क हमारे उसमें दिक्कत है कुछ। उपेंद्र जी सर। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब हम लोग फिर चर्चा करेंगे। हमें लगता है आप जितने लोग को जोड़ना था सब जुड़ चुके हुए हैं। हाँ, अब हम फिर, हमारा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना? जी सर। हाँ, स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आप दूसरी चीज आ जाएगा वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत। हम लोग जो हो जाएगा यहाँ देखेंगे डिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ टीचिंग। यहाँ पर इन्होंने 3 थियरी दी है। आप यहाँ पर नॉर्मेटिव थियरी देखेंगे तो कॉग्निटिव थियरी, थियरी ऑफ टीचिंग, टीचर्स बिहेवियर, साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ टीचिंग, जनरल थियरी ऑफ टीचिंग, ये 4 टीचिंग और देखेंगे। अब इसमें 2 टीचिंग है, यहाँ पर 1 और 3 लिखा गया है, ये गलत लिखा हुआ है। 1 और 2 इसको कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ टीचिंग, इसको एक ही के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे। इसमें मुख्य रूप से ब्रूनर्स को ही आप लोगों को पढ़ना है। ब्रूनर्स के थियरी को पर्सपेक्टिव थियरी या निर्देशात्मक सिद्धांत भी कहा गया है। देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ टीचिंग है, ये जो मुख्य रूप से इस चीज पर बल देता है कि
शिक्षण संबंधी जब टीचर पढ़ाता है तो विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स वहां काम करते हैं। तो ये कहता है कि शिक्षण के समय जो विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की चर हैं, चर जिसको कह लीजिए, तो इन चरों के बीच जो हो जाएगा क्या संबंध है और ये कितना प्रभावशाली है। अब एक उदाहरण देकर के जैसे हम बता दें कि मान लीजिए कि कोई शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में किसी सिद्धांत को पढ़ा रहे हैं और इतिहास में किसी व्यक्तित्व को पढ़ा रहे हैं। दोनों के लिए जो हो जाएगा यहां पर दो वेरिएबल्स हैं। अगर आप देखें जैसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो क्या है कि अधिगम है, इतिहास का अधिगम किसी व्यक्तित्व का, और दूसरी चीज क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग है, वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। तो देखेंगे कि दोनों में कहां पर ये ज्यादा प्रभावी होता है। तो इसी प्रकार से जब भी टीचर पढ़ाता है किसी भी विषय को, विषय के अकॉर्डिंग, फिर चैप्टर या हम कह सकते हैं कि टीचिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जो शिक्षण बिंदु हैं उसके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां, युक्तियां, टैक्टिक्स, इनके बीच जो भी हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है ना, यहां पर जो इनके बीच क्या संबंध है इसका हम अनुमान लगाते हैं इस डिस्क्रिप्टिव थियरी में। ये जाने रहिए कि विभिन्न चल राशियों के बीच हम कोई अनुमान लगा लेंगे और उसका क्या करेंगे हम कि परीक्षण करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। अब रिजल्ट हम निकालेंगे परीक्षण के द्वारा और निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन से भी और परीक्षणों के माध्यम से भी हम ये पता लगाते हैं कि ये कितना सफल है कितना नहीं है। तो यहां पर जो हो जाएगा ब्रूनर्स ने जो हो जाएगा, ब्रूनर्स ने इसके लिए एक थियरी दी, डिस्क्रिप्टिव, दोहरा दे रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ टीचिंग है, इसमें जो हो जाएगा ये देखा जाता है कि शिक्षण से, ये जो शिक्षण सिद्धांत है इसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न शिक्षण संबंधी जो चल राशियां हैं या हम जिसको वेरिएबल्स कहते हैं टीचिंग से रिलेटेड, इन वेरिएबल्स का और जो अधिगम हो रहा है इन सबके बीच क्या रिलेशंस है, वो कितना प्रभावशाली है, कौन सी शिक्षण विधि कहां पर। हम एक निचोड़ बता रहे हैं, अब तक बता रहे थे, समय लगता हो सकता आवाज न जा रही हो कुछ एंड पर, तो वहां पर हम इसकी इफेक्टिवनेस की आवाज आ रही साहब। यहां पर चल राशि से हमारा आशय विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स, परिवर्त। अब वेरिएबल परिवर्त क्या है, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताया था, अभी मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए क्लासरूम में मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूं आपको। अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि मान लीजिए हम आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और एक क्लास में और ले रहा हूं, एक क्लास में और ले रहा हूं जिसमें हमको जो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजकल बहुत चर्चा में है, राजनीति में जो है महान व्यक्तित्व इलेक्शन के समय चर्चा में आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि उनकी कृतियों को, उनके व्यक्तित्व और उनकी कृति, आवाज फिर नहीं जा रही, बता रहा हूं कि मान लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाना है और सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व पढ़ाना है। स्टोरी टेलिंग मेथड से कौन सा चीज बेहतर पढ़ाया जा सकता है? और अगर वहीं पर हम प्रयोगात्मक और लेक्चर मेथड का प्रयोग करें, उससे कौन सा चीज बेहतर पढ़ाया जा सकता है? का थ्योरम सर, आर्किमिडीज का थ्योरम। तो कहने का मतलब कि यहां देखिए, अब अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि वेरिएबल्स कौन है, मान लीजिए हम कोई शिक्षण सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, तो यहां पर दो चीजें हैं। जैसे हमने कहा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक हो गया या पर्टिकुलर एक टीचिंग पॉइंट्स हो गया और उसका मेथड हो गया, टीचिंग मेथड हो गया। अब दो वेरिएबल्स हो गए, इनमें क्या संबंध है, क्या एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक वेरिएबल, समझ गए ना। और वही क्या दूसरा मेथड की, कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है, तो विभिन्न प्रकार के मेथड्स का प्रयोग, यानी अलग अलग मेथड्स जो यहां पर हैं वो वेरिएबल्स हो जाएंगे और अलग अलग टॉपिक्स वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब समझ गए कि नहीं समझ पाए? जी सर। भाई एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है? मान लीजिए पहले एक मेथड लिया और दो टॉपिक्स, टीचिंग टॉपिक्स ले लिए, हम देख रहे हैं कि कौन ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो रहा है, वो उसके लिए उपयुक्त है। तो इसी प्रकार से जो हो जाएगा, यहां पर ये क्या करता है कि ये शिक्षण सिद्धांत पूर्वानुमान भी करता है, पूर्वानुमान के आधार पर कि विभिन्न प्रकार की विधियां इसके लिए उपयुक्त होंगी। फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ये विभिन्न
शिक्षण चल राशियों का प्रयोग करता है, उनका परीक्षण और ऑब्जर्वेशन करके जो हो जाएगा वो कितने उपयुक्त हैं इनका पता लगाता है। यहां पर जो हो जाएगा ब्रूनर्स ने जो हो जाएगा इस शिक्षण सिद्धांत की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया हुआ। ब्रूनर्स ने, ब्रूनर्स को आप पढ़ेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत जब पढ़ेंगे, कॉग्निटिव थियरी जो हो जाएगा, मानसिक विकास का संज्ञानात्मक मानसिक विकास का सिद्धांत, वहां पर भी पढ़ेंगे, पियाजे को और ब्रूनर्स को भी पढ़ेंगे। ब्रूनर्स ने कहा कि एक शिक्षण सिद्धांत की 4 विशेषताओं का इन्होंने उल्लेख किया। पहला इन्होंने कहा कि प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, यानी सीखने की उन्मुखता, ठीक है ना। एक शिक्षण सिद्धांत को इन्होंने कहा कि अनुभव और पाठ्य वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए, को ऐसे अनुभव पाठ्य वस्तु सम्मिलित करना जो कि बालक को जब वह विद्यालय में दाखिल हो तब सीखने के लिए तैयार और योग्यता रखने वाला। यहां देखिए, यहां पर जो मेन पर्पज है मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि प्री डिस्पोजिशन टू लर्न माने सीखने के लिए बच्चे को सबसे पहले तैयार करना होगा, जो डिस्क्रिप्टिव थियरी कहती है। दूसरी चीज ये कहती है कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, वो ये बताती है कि आप जो भी चीज पढ़ाने चाह रहे हैं, जो भी ज्ञान देने जा रहे हैं, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि विद्यार्थी उसको समझ सके। उसका स्ट्रक्चर ठीक ढंग से आप तैयार कर लीजिए, फिर उसको एक सीक्वेंस में। तीसरा इन्होंने बताया क्रमशीलता, यानी उसको जो भी आपने ज्ञान का स्ट्रक्चर तैयार किया है उसको एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत करिए, ठीक है ना, जिससे कि बच्चा उसको समझ सके। और फिर जब बच्चा उसको कहीं से समझता है तो रीइंफोर्समेंट भी उसको देते रहिए, यानी पुरस्कृत, वाह, शाबाशी, वेरी गुड, इन चीजों का प्रयोग करते रहिए। तो ये अपने जो डिस्क्रिप्टिव थियरी ऑफ टीचिंग में है, ये 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सीक्वेंसिंग, प्रॉपर सीक्वेंसिंग, और फिर कहते हैं रीइंफोर्समेंट, यानी पुष्टिकरण इसका आप करते चलिए। तो ये इन्होंने मुख्य रूप से ये 4 बातें